और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। असम के सीएम ने की है पीएफआई पर बैन लगाने की मांग। हेमंत बिस्व शर्मा ने केंद्र सरकार से ये मांग की है। पीएफआई देश के खिलाफ साजिश में शामिल है, हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि असम में पीएफआई के कई कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं, ऐसे में पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए केंद्र सरकार से, हेमंत बिस्व शर्मा ने ये मांग की है। असम में पीएफआई के कई कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं और इसी वजह से इस संगठन पर बैन लगना चाहिए। असम के सीएम ने पीएफआई पर बैन लगाने की मांग करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि चूंकि यहां से भी बहुत गिरफ्तारी हुई है, पीएफआई लगातार देश के खिलाफ साजिशें रचता है, ऐसे में पीएफआई यानी इस संगठन पर बैन लगाइए। पीएफआई देश के खिलाफ साजिश रच रहा है, कई साजिशों में शामिल है और इसीलिए इस संगठन पर बैन लगना चाहिए। Belief that PFI create a ecosystem, and on the basis of that ecosystem, people join in jihad, so-called jihad, sponsored by Al Qaeda or ISIS. So this is what our intelligence agencies believe. This is what evidence keeps on coming. So after this arrest, definitely all the state government and NIA will also look into all these inputs which we had. और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई फंडिंग पर एनआईए का बड़ा खुलासा हुआ है। 4 खाड़ी देशों से जुड़े पीएफआई फंडिंग के तार हैं। एनआईए की रिमांड कॉपी से हुआ है इस बात का खुलासा। आपको जानकारी के लिए बता दें, 2014 से 2021 तक तकरीबन 120 करोड़ की फंडिंग हुई है। हवाला के जरिए इस फंडिंग हवाला के जरिए विदेशों से मंगाया जाता है फंड और 4 खाड़ी देशों से जुड़े हैं पीएफआई फंडिंग के तार। ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत ये बड़ा खुलासा हुआ। 2014 से 2021 तक 120 करोड़ की फंडिंग है। हवाला के जरिए विदेशों से इस फंड को मंगवाया जाता था और इस पूरे मामले में 4 बड़ी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही भोपाल से भी बड़ी खबर, पीएफआई मामले में बड़ा खुलासा भोपाल से हुआ। आईएसआईएस जैसे संगठनों को तैयार कर रहा था लगातार पीएफआई। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। 7 दिन की रिमांड पर पीएफआई के 4 सदस्य हैं और 4 ये अहम सदस्य जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, लगातार उनकी रिमांड पर पूछताछ हो रही है। और भोपाल से बड़ी जानकारी, पीएफआई मामले में ये बड़ा खुलासा, आईएसआईएस जैसे संगठनों को लगातार पीएफआई तैयार कर रहा था। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में ये खुलासा हुआ। और लगातार हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश सोलंकी भोपाल से, कुमार प्रबोध किशनगंज से जुड़े हैं और प्रमोद राघवन बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुमार प्रबोध, आपका रुख करना चाहेंगे किशनगंज से। जिस तरह की तस्वीर अब से कुछ देर पहले भी आई, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं और चूंकि जिस तरीके से पीएफआई को लेकर के लगातार खुलासा हो रहा है, क्या और सुरक्षा के लिहाज से वहाँ काम किया जा रहा है? क्या सिक्योरिटी व्यूज़ है वहाँ? देखिए, सिक्योरिटी को लेकर यहाँ काफ़ी चिंताएं हैं और काफ़ी पुलिस में और फिर सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्स, चूँकि अमित शाह को कई स्तरों की सुरक्षा प्राप्त है, तो सिक्योरिटी के उनके तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। किशनगंज स्वाभाविक तौर पर एक संवेदनशील इलाका है, जगह है और ये लंबे अरसे से ये चर्चे में रहा है, अलग अलग कारणों से। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के मामले को लेकर, टेरर कनेक्शन को लेकर, ये तमाम चीज़ों को लेकर किशनगंज चर्चा में रहा। तो सिक्योरिटी के तो खास इंतजाम है, लेकिन पीएफआई की जहाँ बात कर रहे थे आप, तो हम बता दें कि जिस मॉड्यूल का खुलासा अभी हुआ है, जिस खुलासे की बात कही जा रही है, उसकी शुरुआत हुई थी पटना से। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आए थे। वो बिहार विधानसभा में शताब्दी स्तंभ का उद्घाटन करने आए थे और उसी दौरान पटना पुलिस ने, पटना के बगल में फुलवारी शरीफ पटना शहर से ठीक सटे इलाका है और वहाँ नया टोला मोहल्ले में छापेमारी की थी और वहाँ पता चला था कि पीएफआई का जो एक सक्रिय सदस्य है अतहर परवेज और एक पुलिस का पूर्व अधिकारी है जलालुद्दीन, वो युवाओं को ट्रेनिंग दे रहा है, चाकू चलाने का, मार्शल आर्ट का और दूसरे तरीके का ट्रेनिंग दे रहा है। और उसका मकसद है, उस ट्रेनिंग कैंप में बिहार से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं और उनको पीएफआई से जोड़ा जा रहा है और उनको ट्रेंड किया जा रहा है ताकि वो हमलों को अंजाम दे सके।
बिहार पुलिस ने इसे पकड़ा, फिर बिहार की एटीएस ने जांच किया और फाइनली एनआईए के हवाले ये मामला गया। और एनआईए के पास जब ये मामला गया तो उसी सीरीज में लगातार छापेमारियां हुई और फिर जो 22 सितंबर को छापेमारी हुई, जिसको ऑपरेशन ऑक्टोपस आप कह रही हैं, या फिर जो एनआईए या फिर जो दूसरी सेंट्रल एजेंसीज जिन्होंने इस छापेमारी में भाग लिया, तो उन लोगों ने फाइनली 22 सितंबर को छापेमारी करके 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही है। पूर्णिया में, बिहार में, ये किशनगंज जहां मैं खड़ा हूं उसके ठीक बगल में पूर्णिया है, ये सीमांचल का इलाका है। पूर्णिया में पीएफआई का जो है वो मुख्यालय बताया जाता है, बिहार का प्रदेश का मुख्यालय। पीएफआई के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष की तलाश में, प्रमुख के तलाश में वहाँ भी एनआईए ने छापेमारी की थी, लेकिन वो भाग निकला। उसके दफ्तर पर छापेमारी की गई थी। तो बिहार से इस मामले की शुरुआत हुई थी और बिहार में भी इसके तार गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। जी ठीक है प्रबोध, आप हमारे साथ बने रहिए। अखिलेश सोलंकी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आईएसआईएस से इसके पूरे कनेक्शन हैं, तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल से भी बड़ी खबर आज अभी इस वक्त आई है, क्या और जानकारी निकलकर सामने आ रही है और किस तरीके से इस वक्त प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है? 2 दिन पहले से हम देख रहे हैं किस तरीके से पीएफआई पर शिकंजा कसने की कोशिश हुई, क्या और जानकारी? शिखा, जिस तरह से जब बातचीत हुई, रिमांड पर लिया गया पीएफआई के लोगों को, उसके बाद जो बड़े खुलासे हो रहे हैं, चाहे सिमी की बात हो, जेएमबी की बात हो, सूफा की बात हो, आईएस से जुड़ने की बात हो, तो पीएफआई एक जरिया बन रहा था जो आतंकी मॉड्यूल है, जो आतंकी संगठन है, उन तक, लोगों तक, उनकी विचारधारा लोगों तक पहुंचाने और लोगों को उन तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश में 2500 के आसपास सक्रिय सदस्य हैं पीएफआई के, जिस तरह की जानकारी जो खुलासों में हुई है। और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जब रिमांड पर लिया गया। इन 4 पीएफआई के जो प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें इन्वॉल्व है, उसको जब रिमांड पर लिया गया तो जानकारी जो निकल के आई है कि मध्य प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं रडार पर थे, उनकी सुरक्षा की चिंता की जा रही है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि किस तरह से कट्टरवादी सोच को बढ़ावा दिया जाए, उसको लेकर गरीबों को टारगेट किया गया है। गरीबों तक, आदिवासी और दलित जो हैं वो टारगेट पे थे कि उनका ब्रेन वॉश करके धर्म के खिलाफ भड़काकर एक पर्टिकुलर धर्म के जरिए चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। कट्टरवादी सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश है, ये खुलासे हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो मालवा का इलाका है, वहाँ 2 से 2500 सक्रिय सदस्य होना चिंता जाहिर करता। और हमने देखा लगातार घटनाएं भी वहीं से होती रही हैं, चाहे भारत विरोधी नारेबाजी की बात हो या कट्टरवादी सोच को लेकर चीजें आगे बढ़ने की बात हो। तो ये जो खुलासे हैं चिंता में डालने वाले। और हमने मध्य प्रदेश में बड़े मंत्रियों से बात करने की कोशिश की इस मुद्दे पर, तो बीजेपी फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर रिएक्ट नहीं कर रही है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो मध्य प्रदेश में पीएफआई के जो 4 सदस्य गिरफ्तार हुए और रिमांड पर लिए गए, उनसे जो खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ इस पूरे मॉड्यूल को नेस्ते-नाबूद करने की कोशिशें हो रही हैं और बड़े खुलासे हैं। और मैं लगातार ये कहता रहा हूं कि 11 तारीख को पीएम उज्जैन आ रहे हैं, उसके पहले इस तरह की कार्रवाई के बाद और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ठीक है अखिलेश, बने रहिए आप हमारे साथ। प्रमोद राघवन बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, चूंकि पीएफआई की शुरुआत ही उन क्षेत्रों से होती है, कर्नाटक की बात कर लें, केरल की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन संगठनों का सबसे बड़ा हब ये पूरे राज्य रहे हैं। अब ऐसे में मांग भी यही हो रही है और आज से नहीं हो रही, पिछले कई सालों से हो रही है कि पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि हर आतंकी साजिश होती है उसके पीछे पीएफआई का कनेक्शन, ऐसे आरोप उस पर लगते रहे हैं। अभी वहां से क्या कुछ और जानकारी निकल के आ रही है, चूंकि जैसा कि हमने कहा हब है, कहीं ना कहीं वहां पर शिकंजा कसना बहुत जरूरी है? देखिए, मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक बहुत बड़ा खुलासा इस समय आपको मैं बताना चाहूँगा, दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक जानकारी एनआईए के खुलासे में और निकल के आ रही है कि पीएफआई अब भारत के अंदर ही अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग स्कूल को ज़्यादा फोकस कर रहा था। क्योंकि पहले क्या होता था कि बॉर्डर पार से ट्रेनिंग होके वहाँ जाके आतंकवादी ट्रेनिंग मिलती थी और उसके बाद भारत में अलग तरीके की गतिविधियां अंजाम दी जाती थी, जो अलग अलग आतंकवादी संगठनों को देखा। लेकिन खुलासे एक पूछताछ में ये भी जानकारी आई है कि पीएफआई जो इसने करीबन 120 करोड़ रुपए का जो फंड इकट्ठा किया था, उसका उपयोग ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिए, जो भी अलग अलग नाम पे, जिसमें तेलंगाना में हमने कराटे स्कूल देखा, और इस तरीके के अलग अलग आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग का युवाओं को शामिल करके, ये बहुत बड़ी जानकारी है कि ट्रेनिंग स्कूल खोल के यहीं पे भारत के अंदर ही अलग अलग प्रदेशों में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयारी की जा रही थी। अब आता हूं मैं आपके सवाल के जवाब पे। केरल सरकार इस समय बहुत मुश्किल में पड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से केरल से पीएफआई का जन्म हुआ था, तो इस समय केरल सरकार तमाम चारों तरफ से घिरी हुई है। जानकारी आप दे रहे हैं, केरल में पीएफआई से जुड़ा ये बड़ा खुलासा हुआ है। गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था पीएफआई ने कुछ सालों में जुटाए 120 करोड़ रुपए। और जानकारी आपको दे ईडी के पास है, पूरे सबूत जल्द मारे जाएंगे और छापे।
ईडी पूरे सबूत को इकट्ठा कर चुकी है, लगातार और छापेमारी की जाएगी। केरल में पीएफआई से जुड़ा ये बहुत बड़ा खुलासा, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की पूरी तैयारी हो रही है। पीएफआई ने कुछ सालों में जुटाए 120 करोड़ रुपए। प्रमोद राघवन के पास एक बार आपको फिर से लेकर चलते हैं। प्रमोद, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे और जो खुलासा आपने किया कि बॉर्डर्स पे तो जाने की पीएफआई के लोगों को जरूरत ही नहीं थी, वो तो घर के अंदर ही लगातार लोगों को जुटा रहे थे और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की ट्रेनिंग दे रहे थे। क्या जानकारी आप और दे रहे थे? देखिए, निश्चित तौर पे क्योंकि बॉर्डर पे अब बॉर्डर पार करना या बॉर्डर से इस तरफ आना, क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसी अब ऑन द स्पॉट जिसको कह सकते हैं कि आतंकवाद को खत्म करने में जुटी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसका खौफ यहाँ पर एक नजर सामने आता है, जिसकी वजह से पीएफआई ट्रेनिंग स्कूल अब भारत के अंदर ही, जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बहुत बड़े गढ़ पीएफआई के लिए बने हुए थे, जिसमें ये जो मैं बात कर रहा हूँ, आपको पता होगा जब छापे पड़े थे 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें एनआईए की टीम के साथ ईडी की टीम भी थी केरल में। ईडी के पास पूरे सबूत हैं 120 करोड़ की इस फंडिंग के, और ज्यादातर भारत में ये पैसा जो है वो पीएफआई के कार्यकर्ताओं के पास उनकी ट्रेनिंग के लिए कैश में जाता था। ये पैसा बाहर से आता था। ईडी इस कोशिश में लगी हुई है कि फंडिंग कैसे हवाला के जरिए और कैसे कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि दुबई का एक होटल, यूएई का जो एक होटल है, वो इस समय एनआईए और ईडी दोनों के राडार पर है, उनसे जो उसकी जांच चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यूपी में कुछ बड़े चेहरों की रैकी कर ली गई थी और एक साथ एक ही तारीख में ये हमले होने की साजिश थी, जिसमें इस फंड को पहुंचाया जा चुका था। कुछ लोगों को ये फंड कैश में पहुंचाया जा चुका था, तारीख तय होना बाकी थी। एक और बड़ी जानकारी है, पूछताछ में निकल के आ रही है, लेकिन निश्चित तौर पे एनआईए जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है और ईडी जिस तरीके से इसमें साथ में है, तो मुझे लगता है कि ये तो केवल शुरुआत है और अभी और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। शिखा जी प्रमोद, हमारे साथ बने रहिए आप। अखिलेश सोलंकी भी लगातार मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आप चूंकि रैली का भी जिक्र कर रहे थे, अब ऐसे में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, एनआईए लगातार कार्रवाई कर रहा है और जिन गतिविधियों को ये पीएफआई के लोग और इस पूरे कांड को अंजाम देने वाले थे, अब कहीं ना कहीं देश भर से ये मांग हो रही है कि पीएफआई पर बैन लगाया जाए। लेकिन जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों में पीएफआई का हाथ हमेशा से रहा है और मध्य प्रदेश भी रडार पर उनके रहा है कि वहां किस तरीके से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए, क्या लगता है अब सरकार क्या कुछ और फैसला कर सकती है? बिल्कुल, जिस तरह से मध्य प्रदेश हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहा है इस तरह के संगठनों का, पहले सिमी के रूप में ऑपरेट होती रही, फिर पीएफआई से ये लोग जुड़ गए, और मैं इस बात से आगे बढ़ाऊं, और जैसे आपने कहा कि आगे क्या हो सकता है, केंद्र सरकार उस तरह की पूरी रिपोर्ट्स आने के बाद कहीं ना कहीं बहुत पुख्ता तरीके से विचार कर रही होगी इस पर बैन लगाने की। प्रमोद जी की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। प्रमोद जी बता रहे थे कि ट्रेनिंग मॉड्यूल की बात हो रही थी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक तरह से ट्रेनिंग दी जा रही थी। मध्य प्रदेश में जो पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार हुए, उनसे जो खुलासा हुआ है उसमें बहुत बड़ा खुलासा यह है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बाकायदा हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी, और मध्य प्रदेश में पीएफआई में लोगों को भर्ती करके फिर दूसरे राज्यों में भेजने की भी तैयारी थी। तो बहुत बड़ा क्रैकडाउन है। चीजें बिगड़ती उसके पहले, क्योंकि त्योहारी सीजन आके है, बड़े नेता रडार पे, जैसे प्रमोद जी भी बता रहे हैं, यूपी के, मध्य प्रदेश के, संघ के कई बड़े स्वयंसेवक और बीजेपी के बड़े नेता पीएफआई के रडार पर थे। इस तरह का खुलासा कल रिमांड पर लेने के बाद सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। तो ऐसे संगठन पर जल्दी मुझे लगता है कि बैन की तैयारी है सरकार की। मध्य प्रदेश में चीज़ें कंट्रोल में रहें, उसको लेकर कोशिश हो रही है, और खासतौर से जो मालवा का बेल्ट है, उज्जैन और इंदौर जो कि गढ़ हैं सिमी के, पीएफआई के, वहां पर पुरतोड़ निगरानी रखी जा रही है। शिखा, ठीक है अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई पर एनआईए की कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। यूपी में कई जगहों पर थी बड़े हमले की साजिश, वीवीआईपी लोगों पर एक साथ हमले की साजिश थी। जानकारी के लिए आपको बता दें, हथियारों और विस्फोटकों के लिए जुटाया गया था फंड, और यूपी में हमले की तारीख अभी तय नहीं हुई थी, लेकिन उसी बीच इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत 11 राज्यों में ताबड़तोड़ एनआईए की छापेमारी हुई, तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई, और अब भी जानकारी ये मिल रही है कि ईडी को और भी जगह पर अभी छापा मारना है, क्योंकि वीवीआईपी लोगों पर एक साथ हमले की ये साजिश रच रहे थे। हथियारों और विस्फोटकों के लिए जुटाया था ये फंड। टेरर फंडिंग का ये पूरा मामला, आईएसआईएस से जुड़े इनके तार हो सकते हैं, बातचीत में ये भी खुलासा हुआ है। तो पीएफआई पर एनआईए की कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबर।
बिहार से हमारे साथ प्रबोध भी जुड़े हुए हैं ताज़ा जानकारी लिए। प्रबोध, जिस तरीके से किशनगंज में आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन को अंजाम 2 दिन पहले दिया गया, आज जिस तरीके से बिहार में पीएफआई लगातार सक्रिय रहा है, आप सीमांचल मिथिलांचल का इलाका कह लें, चूंकि वो बॉर्डर से जुड़ता है, वहाँ पे ऐसी गतिविधियों को अंजाम देना बड़ा आसान हो जाता है। अब ऐसे में वहाँ इस वक्त किस तरीके के सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पहुंचे हुए हैं किशनगंज में ही, चूंकि आप हैं, आगे उनका और कार्यक्रम भी होना है। दो बातें। पहली बात कि जो ट्रेनिंग मॉड्यूल की बात कर रहे थे कि ट्रेनिंग दी जा रही थी, अभी प्रमोद आगमन कर रहे थे और अखिलेश कर रहे थे, तो सबसे पहले तो इस ट्रेनिंग मॉड्यूल का खुलासा भी पटना से हुआ था और पटना में ही 11 जुलाई को ये ट्रेनिंग कैंप पकड़ा गया था जहां युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये पहली बात। और तभी से एनआईए को ये पता चला कि पीएफआई ने अपना एक ट्रेनिंग कैंप भी अलग से अपना बनाना शुरू कर दिया है। अब दूसरी बात, जो अहम बात की सुरक्षा है, क्या इंतजाम है, तो इससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि कल रात गृह मंत्री अमित शाह से मेरी अनौपचारिक बातचीत हो रही थी और मैंने उसमें कम से कम 3-4 दफ़े उनसे पूछा कि पीएफआई को लेकर, खासकर जो बॉर्डर का ये सीमांचल का इलाका है, हम बार बार बता रहे हैं कि बगल में नेपाल है, थोड़ी दूर पर आगे यहाँ बांग्लादेश का बॉर्डर है, बगल में पश्चिम बंगाल है, 1 किलोमीटर आगे पश्चिम बंगाल है और 150-200 किलोमीटर आगे चाइना बॉर्डर है। तो हमने बार बार ये पूछा कि पीएफआई को लेकर, तो उन्होंने कहा, अमित शाह ने का जवाब एक ही बात था, एक ही लाइन में था, अरे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। यानी अमित शाह अपने हाव भाव से कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन अपने हाव भाव से ये स्पष्ट कर रहे थे कि केंद्र सरकार सतर्क है। और उन्होंने कहा, प्रॉपर हम बता दें, उनके शब्द बता दें कि मैंने एक हाथी खड़ा कर दिया है, अब आप उसको कि डरना नहीं है। अब आप सूंड कहाँ है, पूँछ कहाँ है, कान कहाँ है, ये आप खुद तय कर लीजिए। मतलब हम कहाँ कहाँ कार्रवाई कर रहे हैं ये देख लीजिए और समझ जाइए कि डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कम से कम 4 दफ़े अमित शाह ने इस बात को रिपीट किया। यह अनौपचारिक बातचीत हो रही थी। तो यानी हमारी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी यहाँ किशनगंज में ही है, मेरी उनसे भी बातचीत हुई। कोई औपचारिक तौर पर, चूंकि सेंट्रल जो एजेंसीज है, एनआईए जैसी एजेंसी जांच कर रही है, तो और ईडी जैसी अगर एजेंसी जांच कर रही है, तो उसमें मंत्री का बोलना उचित नहीं है। अभी जांच, अभी अनुसंधान, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो मंत्री खुलकर कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन उनका जो बॉडी लैंग्वेज और जो इशारों में वो कह रहे थे कि हमें पूरे मामले की जानकारी है और हम इस पर सतर्क है, हम कार्रवाई करेंगे, ये हाव भाव अमित शाह का था। और फिर उनके साथ जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उनका है, दोनों यही हैं अभी। और अभी यहाँ से निकल चुके हैं, जो बगल में जो बॉर्डर है नेपाल का, वहाँ पर एसएसबी कैंप का उद्घाटन करने, निरीक्षण करने, और फिर वापस जब लौटेंगे तो फिर इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, खासकर बॉर्डर वाले इलाके में। आप पीएफआई की बात करते हैं तो उनके लिंक्स बांग्लादेश से, उनके लिंक नेपाल से, सबसे जुड़े हुए हैं। वहाँ से पैसे आते रहे, वहाँ से आदमी आते रहे, तो वहाँ बॉर्डर पर सिक्योरिटी कैसी हो, तो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी लगी रहती है, उसके डीजी को बुलाया गया है, और बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ है, उसके डीजी को बुलाया गया है, और चाइना बॉर्डर पर आईटीबीपी है, उसके डीजी को बुलाया गया। तीनों डीजी के साथ अमित शाह भी थोड़ी देर बाद मीटिंग करेंगे किशनगंज में। ठीक है, प्रमोद राघवन भी हमारे साथ बने हुए हैं बेंगलुरु से। प्रमोद, जिस तरीके से हम पहले भी हमारी बातचीत में जिक्र कर रहे थे कि कर्नाटक हो, फिर केरल हो, और यहीं से इस संगठन की शुरुआत हुई, यहीं पर इन तमाम 3 संगठन ने जोड़ करके एक पीएफआई को इजाद किया, बीएफआई को बनाया और लोगों के हित के लिए इसे काम करना था। लेकिन जो नई नई जानकारी लगातार निकल कर आ रही है वो ये है कि ये तो घर के अंदर ही ट्रेनिंग दे रहे हैं, आतंकी गतिविधियों के लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पे, और ये ट्रेनिंग उनकी एक तरीके से, मैं पहले भी जिस तरीके से बताया, एक तरीके से मजबूरी हो गई थी, क्योंकि बॉर्डर पार की जो ट्रेनिंग है, वहाँ की जो सुविधा है, वो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि करीबन खत्म हो चुकी है। क्योंकि बॉर्डर पे भारतीय सुरक्षा एजेंसी के अलावा भारतीय सेना बहुत मुस्तैद है, तो उसका असर लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीएफआई को जो हो रही है फंडिंग, इतनी फंडिंग कैसे हो रही है, क्योंकि इतनी सारी सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद है, उसके बावजूद भी अगर 120 करोड़ रुपए जुटाए जाते हैं तो ये वाकई चिंता का मामला है। बिल्कुल चिंता का विषय है। प्रमोद, चूंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है मेरे पास, आपके पास वापस आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी का।